Good morning, dear students. We are doing chapter 2, structure of atom. In previous video, we have discussed black body radiation and photoelectric effect. तो आज की वीडियो में बच्चों हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्लैंक क्वांटम थ्योरी पर जो कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, बाकी जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे आप प्रैक्टिस करेंगे, जो डाउट आपके आएंगे उसे ऑनलाइन क्लास में हम लेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, प्लैंक क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, ब्लैक बॉडी पर तो आपके न्यूमेरिकल्स नहीं रहेंगे। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये दो टॉपिक पर हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी में हमारे फॉर्मूलाज क्या बने थे। प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने बताया था कि जो एनर्जी होगी किसी भी रेडिएशन की, जो रेडिएशन की कोई भी एनर्जी होगी वो इक्वल होगी किसके, n इंटू एच इंटू न्यू। n जिसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स, h आपका प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू आपका है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये आपके पास है। आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों रेडिएशन की विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अगर आपको फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है बच्चों, तो फोटोन की एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में आप क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को राइट कर देते हैं कुछ ऐसे, एच सी बाई लैम्डा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होगी किसके बराबर, सी बाई लैम्डा के। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूलाज रहेंगे जिन पे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। फिर हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि जब रेडिएशन स्ट्राइक करती है मेटल सरफेस पर तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा जो एनर्जी होगी, ठीक है, वो यूज़ होगी, जो फोटोन की एनर्जी होगी, जो रेडिएशन की एनर्जी होगी, वो 2 काम करवाने में यूज़ होगी। एक तो था वर्क फंक्शन और प्लस में काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क फंक्शन किसके बराबर था, एच न्यू नॉट के बराबर था, प्लस में काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर थी, हाफ mv² के बराबर थी। और जो E था, E हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, h न्यू करके। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि फोटोन अपनी एनर्जी क्या करवाएगा, यूज़ करेगा, क्या करने के लिए, फोटोन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा जिससे वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी फोटोन के पास होगी वो यूज़ हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज रहेंगे जिनके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स सोल्व होने वाले हैं। तो कुछ ये न्यूमेरिकल्स हैं और इनको हम सोल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए, पहला जो आपका न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ a 1 mole of photon of radiation whose frequency is 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। मतलब आपके फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ये दे रखी है। तो आपको रेडिएशन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, और उस रेडिएशन के अंदर 1 मोल क्या है, 1 मोल बच्चों क्या है, फोटोन्स है। तो देखिए n की वैल्यू आपके पास गिवन है। n कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए n कितना हो जाएगा, 1 मोल आप जानते हैं 6.6, ये तो आपका हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट। उसके बाद फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी आपको सीधा दे रखी है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 5 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, ये आपके पास होता है जूल सेकेंड। तो यहाँ से तो बेटा 1 फोटोन की एनर्जी आपके पास आएगी। ठीक है, यहाँ से आपके पास 1 फोटोन की एनर्जी आएगी। अब 1 मोल आप जानते हैं एवोगैड्रो नंबर, 1 मोल मीन्स एवोगैड्रो नंबर, जो कि कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी किनकी, फोटॉन्स की, इतने सारे फोटॉन्स की एनर्जी आ जाएगी। मतलब बेसिकली आपके पास रेडिएशन की एनर्जी आ जाएगी। तो इसे आपको बस सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद आपके पास एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हो रहा है। ठीक है, इस फॉर्मूले से। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इन एंगस्ट्रॉम यूनिट हैविंग एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो एनर्जी जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस एनर्जी को मैं चेंज कर लेता हूँ किस में, जूल में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल के। मतलब एनर्जी आपकी ये है, ठीक है। और एनर्जी आप जानते हैं किसके बराबर होगी बच्चों, एच न्यू। अब देखिए हमें निकालनी है वेवलेंथ, तो मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देता हूँ किसमें, c/λ में। तो लैम्डा को मैं इस तरफ ले आता हूँ क्योंकि ये मुझे कैलकुलेट करना है h c/, में एनर्जी। तो h आपका प्लैंक कांस्टेंट है, वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू रही 6.626 इंटू 10⁻⁻34। सी वैल्यू आपको दे रखी है बेटा 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देन आपको क्या करना है, एनर्जी को पुट करना है। एनर्जी कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है, ये जूल में। तो ये आपके पास है बच्चों। तो यहां से बेटा, यहां से मेरे पास जो वेवलेंथ आएगी वो मीटर में आएगी, क्योंकि मैंने क्या किया है, मीटर में लिया है स्पीड ऑफ लाइट को। तो मीटर को मुझे चेंज करना है किसमें, एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है। एंगस्ट्रॉम एक छोटी यूनिट होती है। तो रिलेशन क्या होता है आप जानते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 10⁻10 से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। यस, एंगस्ट्रॉम में मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल भी आपका हो जाता है, ठीक है, सिंपल है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रहेगा बच्चों। द फ्रीक्वेंसी, अब देखिए न्यू नोट है, इट मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं वो फ्रीक्वेंसी है जो कम से कम चाहिए क्या करने के लिए, टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। सो वी हैव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 7 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी of an electron emitted when a radiation of frequency of 1.0 into 10⁻15 second inverse is used। अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को स्ट्राइक करवाता हूँ मेटल के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो देखिए आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा, ये फ्रीक्वेंसी जो है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जो कि कम है, और जो मैं फ्रीक्वेंसी दूंगा, जो मैं फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन में स्ट्राइक करूंगा मेटल सरफेस पर, वो ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इट मीन्स एनर्जी ज़्यादा। अब ऑफ कोर्स आप थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी अगर आप प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन पहले इजेक्ट होगा, और जो रिमेनिंग एनर्जी होगी उस फोटोन की वो यूज़ होगी इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में। तो वो मुझे कैलकुलेट करनी है। तो रिलेशन क्या है, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये क्वेश्चन है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों, E = H न्यू नॉट प्लस हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी, तो सीधा मैं राइट कर देता हूँ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब E क्या है, H न्यू है, विच इज इक्वल टू H न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये मुझे कैलकुलेट करनी है काइनेटिक एनर्जी, तो H न्यू नॉट को यहाँ ले आता हूँ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब आप क्या करिए, प्लैंक कांस्टेंट आपका कॉमन है, निकाल लीजिए, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो चुका है काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने का। करते हैं कैलकुलेट, वैल्यू पुट करते हैं। तो H आपका कितना है, H आपको पता है, H आपका है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। अब आपके पास ये कितनी है, देखिए फ्रीक्वेंसी जो आप रेडिएट करवा रहे हैं मेटल सरफेस पर, दैट इज 1.0 इंटू 10⁻15। सो आई कैन राइट 10⁻14 माइनस 7.0 इंटू 10⁻14, राइट, सेकेंड इनवर्स। तो मेरे पास क्या आता है, देखिए 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यहाँ इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा 3 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। मतलब इस काइनेटिक एनर्जी के साथ, ठीक है, इस काइनेटिक एनर्जी के साथ आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी है उस पर रहने वाले न्यूमेरिकल काफ़ी सिंपल है, ठीक है। आपको बस कुछ फॉर्मूलाज याद रखना है, कंसेप्ट ध्यान में रखना है, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स
होते चलेंगे। तो ये बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स है हमारे, ठीक है। और जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है वो तो आप करेंगे ही, उसमें से जो आपके डाउट आएंगे उन्हें हम ऑनलाइन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कह सकते हैं आप केमिस्ट्री का बेस है। मतलब हम केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं, जो हमने चैप्टर 1 में डेफिनेशन पढ़ी थी, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस वी स्टडी द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर की कंपोजिशन को पढ़ना, प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना, स्ट्रक्चर को पढ़ना, ये आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी बताती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे आपको ये पता लगता है किसी भी मैटर के अंदर किस तरह के एटम्स प्रेजेंट है, उनका अरेंजमेंट क्या है, ये आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता लगता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही वाइड टॉपिक है, हमें जस्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन करना है। इंट्रोडक्शन भी ये कह सकते हैं आप, इंट्रोडक्शन भी पूरा नहीं है, जस्ट आप ये कह सकते हैं इंट्रोडक्शन की भी ABCD पढ़नी है, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इतनी सारी टेक्निक हैं और उन टेक्निक से, अलग अलग टेक्निक से पता लगाया जाता है कि किस तरह का आपका जो मैटर है उसके अंदर किस तरह के एटम्स हैं, किस तरह की उसकी प्रॉपर्टी रखी जाएगी, क्या उनकी स्ट्रक्चर होगी, स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही बताया जाता है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है बच्चों। स्पेक्ट्रोस्कोपी देखिए बच्चों, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप क्या पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप रेडिएशन का इंटरेक्शन पढ़ते हैं, किसके साथ, मैटर के साथ। मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है जो स्टडी करती है मैटर का इंटरेक्शन, मैटर का इंटरेक्शन बच्चों, मैटर का इंटरेक्शन किसके साथ, रेडिएशन के साथ, ठीक है बच्चों। इसलिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझा था, ताकि हम स्पेक्ट्रा समझ पाएँ। और जब हम स्पेक्ट्रा समझेंगे तो हमें बोर मॉडल का जो एटम था, ठीक है, जो बोर मॉडल ने एटम के स्ट्रक्चर दी थी वो हम क्लियर कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने इसलिए पढ़ा ताकि हम स्पेक्ट्रा समझ पाएँ कि स्पेक्ट्रा क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रा आप पढ़ते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रा मतलब स्पेक्ट्रा को पढ़ना, ठीक है, स्पेक्ट्रा को पढ़ना कहलाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा, स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा इज नोन एज, स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये स्पेक्ट्रा क्या होता है इसको भी समझते हैं बच्चों। स्पेक्ट्रा आप दो तरीके का पढ़ेंगे बच्चों, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा और एक आपका होगा एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा। तो ये क्या होंगे इनको समझेंगे हम। तो पहले मैं आपको स्पेक्ट्रा क्लियर कर देता हूँ, व्हाट इज स्पेक्ट्रा। देखिए आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो आपकी ये रेडिएशन है, इसकी आप जानते हैं प्रॉपर्टी होगी, वेव प्रॉपर्टी भी होगी, ठीक है, पार्टिकल नेचर भी होगा। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, ये कैसे जनरेट होती है, आपने पढ़ा है, या तो सन से जनरेट हो रही है, या किसी आप मेटल को हीट करें बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, जैसे ब्लैक बॉडी में आपने पढ़ा था, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती हैं। या फिर आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ठीक है, कोई मटेरियल लिया है और उसके अंदर जब आप हाई वोल्टेज करंट जब पास करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं, तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होती है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो जनरेट हुई है आपके सोर्स से, जो भी आपका सोर्स है, वो सोर्स मैंने बताया क्या हो सकता है, सन हो सकता है, कोई हॉट बॉडी हो सकती है, कोई हॉट मेटल बॉडी हो सकती है, या कोई गैस हो सकती है, ठीक है, जिसके अंदर, जिसको आपने एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ले लिया है और आप हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड से उसके अंदर बॉम्बार्डमेंट करवा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हो रही है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी सोर्स से जनरेट हो रही हैं, ठीक है, इनको प्रिज्म से पास करवाना, यस बच्चों, इसको प्रिज्म से पास करवाना
और प्रिज्म से जब ये पास होती हैं ये बट जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, सेपरेट हो जाती हैं। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है हमने पढ़ा था, मान लीजिए ये जो हमारा सोर्स है ये सन है, मान लीजिए हमारा जो सोर्स है ये सन है, और ये सन क्या कर रहा है, रेडिएशन एमिट कर रहा है। अब आप जानते हैं जो रेडिएशन है, जो लाइट है, उसके अंदर बहुत ही सारी क्या होती है, रेडिएशंस होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या किया था आप लोगों ने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपने क्या किया था कि ये जो डिफरेंट वेवलेंथ की या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशंस थी उनको सेपरेट करने का काम किया था। तो आपने वहाँ पर ये देखा तो जो आपकी लाइट है उसके अंदर बहुत ही अलग अलग तरीके की रेडिएशंस होती हैं, और उन रेडिएशंस को मैंने प्रिज्म से क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। मान लो ये क्या है, वाइट लाइट है, ठीक है, वाइट लाइट है। जैसे ही इसको प्रिज्म से पास करवाया, ठीक है, वाइट लाइट क्या होगी आप जानते हैं, सेपरेट हो जाएगी, ठीक है, सेपरेट हो जाएगी। मान लो यहाँ से ये डल रही है, इस एंगल से डल रही है, तो थोड़ा सा डेविएशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, और ये ऐसे सेपरेट हो जाती है, ठीक है, कुछ ऐसे होता है। तो उसमें आप लिखते हैं विबग्योर, उल्टा लिख रहा हूँ है ना, अब की बार उल्टा लिख रहा हूँ। उल्टा क्यों लिख रहा हूँ, वो रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, यस बेटा, वो रेडिएशन, अब आप जानते हैं रेड जो कलर है, रेड जो कलर है, ठीक है, रेड कलर की जो रेडिएशन होंगी आप जानते हैं उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। वेवलेंथ ज़्यादा इट मीन्स एनर्जी कम है। तो जो रेडिएशन की एनर्जी कम होगी उसका डेविएशन कम होगा, उसका डेविएशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। देखिए डेविएशन क्या है, जानी चाहिए थी सीधी लेकिन थोड़ा सा डेविएट हो गई थोड़ा सा डेविएट हो गई। अब वॉयलेट कलर की रेडिएशन की बात कर रहे हैं, वेवलेंथ जानते हैं कम है, वेवलेंथ कम है इट मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, इट मीन्स ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशन ज़्यादा डेविएट होती है। तो इसमें उल्टा देखते हैं आप, ठीक है, विब क्योर ऐसे। तो ये जो रेडिएशन प्रिज्म से निकल रही है, अब इन रेडिएशन को मैं टेलीस्कोप की हेल्प से, हाँ बच्चों, टेलीस्कोप की हेल्प से मैं क्या करता हूँ, इसको एनालाइज करता हूँ, ठीक है, कि जो रेडिएशन है प्रिज्म के अंदर से पास करवाई, उसके बाद वो सेपरेट होगी, डिस्पर्स हो गई, ठीक है। डिफरेंट रेडिएशंस की जो रेडिएशंस थी वो क्या हो गई, अलग हो गई, डिफरेंट वेवलेंथ की जो रेडिएशंस थी, टेलीस्कोप से आपने उनको ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो इसे बोला जाएगा स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। मतलब आप टेलीस्कोप से जब पढ़ रहे होते हैं, जब टेलीस्कोप से आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं रेडिएशंस का जो डिस्पर्शन है, ठीक है, तो बोला जाता है स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो अगर मैं टेलीस्कोप के बजाय एक फोटोग्राफिक प्लेट यूज कर लूँ, यस, फोटोग्राफिक प्लेट यूज कर लूँ मैं, तो फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या होगा, फोटोग्राफिक प्लेट पर आप पढ़ेंगे बच्चों, फोटोग्राफिक प्लेट पर अब आपने पढ़ा है कि जो आपकी रेडिएशन है वो वेव नेचर रखती है। अब वेव नेचर में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का पैटर्न आपने पढ़ा है, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ेंगे वैसे तो डिटेल में, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं पहले कि जो आपकी रेडिएशन है वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन नाम का पैटर्न शो करती है, फिनोमिना शो करती है, जो कि ये प्रूव करता है कि वो वेव नेचर रख रही है। तो आपको डिफ्रैक्शन रिंग देखने को मिली इस पे, ठीक है, एक फिल्म तैयार हो गई, ठीक है, और जब इस फोटोग्राफिक प्लेट को आपने निकाला, ठीक है, तो अब उसे बोला जाएगा, मतलब जो आपके पास ये एक पिक्चर बन गई होगी आपकी फोटोग्राफिक प्लेट पर, उस पिक्चर का नाम है स्पेक्ट्रोग्राफ, या स्पेक्ट्रोग्राम भी बोल देते हैं उसको, स्पेक्ट्रोग्राम, ठीक है। स्पेक्ट्रोग्राम में क्या होता है, स्पेक्ट्रोग्राम में डिफरेंट वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं उनका सेपरेशन होता है, ठीक है। जो आपके पास ये फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक है, इस पे जो पिक्चर बनी है उस पिक्चर का नाम है स्पेक्ट्रोग्राम, और सिंपली उसको क्या बोल दिया जाता है, स्पेक्ट्रम बोल दिया जाता है, स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम मीन्स कि जो आपकी रेडिएशंस हैं उनका डिस्पर्शन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम को पढ़ना ही, स्पेक्ट्रम आप कह सकते हैं स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रम को पढ़ना या स्पेक्ट्रा को पढ़ना क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है। पहले तो यह काम बड़ा मुश्किल हुआ करता था, पहले बहुत मुश्किल था, मतलब ऐसी अटपटी
तस्वीरें बन जाती थी और उनको एनालाइज करना और ये फाइंड आउट करना कि इस तरह का एलिमेंट या इस तरह का एटम या इस तरह का मॉलिक्यूल या आयन प्रेजेंट होगा, ठीक है, मैटर के अंदर, बड़ा मुश्किल होता था। अब क्या है, अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुके हैं जो ये फोटोग्राफिक प्लेट पर जो क्या आता है, स्पेक्ट्रोग्राम आता है, ठीक है, जो पिक्चर आती है उसको कंप्यूटर में डाल दिया जाता है। कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है वो खुद वर्क करता है और फाइनली कुछ देर के बाद वो एनालाइज करके ये बता देता है कि इसके अंदर ये एटम है, ये एटम है, अब भाई इसके अंदर इस तरह का कंपोजिशन है, इस तरह की स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको बताती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको दो तरह का स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड एमिशन स्पेक्ट्रा। देखो नाम से क्लियर है बच्चों, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है और एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है। एब्जॉर्प्शन क्या है, एमिशन क्या है बच्चों। एमिशन मतलब कुछ रेडिएशन एमिट होना, एब्जॉर्प्शन कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब होना, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। देखिए होगा तो दोनों में यही, दोनों में रेडिएशन निकलेंगी और उन रेडिएशन को फोटोग्राफिक प्लेट पर डाला जाएगा और फोटोग्राफिक प्लेट से जो स्पेक्ट्रोग्राफ आएगा, स्पेक्ट्रोग्राम आएगा, ठीक है, उसको फिर ये देखा जाता है, चेक किया जाता है कि ये किस एटम के लिए हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा बच्चों, हम पहले बात करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा की। एमिशन स्पेक्ट्रा देखिए क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रा बच्चों, एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है। एमिशन स्पेक्ट्रा देखिए, एमिशन स्पेक्ट्रा दो तरीके का देखने को मिलता है, एक होता है लाइन स्पेक्ट्रा और एक होता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रा जो होता है वो आप पढ़ते हैं बेटा, या तो लाइन स्पेक्ट्रा या फिर कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, दोनों को समझाते हैं क्या है ये लाइन स्पेक्ट्रा और या क्या है ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा और कैसे रेडिएशन एमिट होती है, ठीक है। आपका जो सोर्स है, यस बच्चों, आपका जो सोर्स है जो रेडिएशन एमिट कर रहा है, सोर्स कुछ भी है, आपका सन है या हॉट मेटल बॉडी है या फिर गैसेस हैं, ठीक है, अंडर द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, लो प्रेशर, ठीक है। तो वो जो सोर्स है उससे जो रेडिएशन एमिट हो रही हैं, उससे जो रेडिएशन बच्चों एमिट हो रही हैं, उनको डायरेक्ट किस पे डालना, प्रिज्म पे डालना, ठीक है, डायरेक्ट प्रिज्म पर डालना और प्रिज्म उसको सेपरेट करने का काम कर रहा है, ठीक है, प्रिज्म उसको सेपरेट करने का काम कर रहा है। तो वो स्पेक्ट्रा कहलाएगा आपका एमिशन स्पेक्ट्रा, मतलब जो रेडिएशन सीधी क्या कर रही है, प्रिज्म पर डल रही है और प्रिज्म पर डलने के बाद वो क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है, डिस्पर्स हो रही है और उससे जो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो पिक्चर बनेगी, ठीक है, उसे कहा जाएगा एमिशन स्पेक्ट्रा, उसे कहा जाएगा एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब एमिशन स्पेक्ट्रा में बच्चों आप पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रा और ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। अब क्या है लाइन स्पेक्ट्रा और क्या है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो पहले मैं आपको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा बताता हूँ, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा क्या है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा में देखिए आपने कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा में एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ रेनबो का। रेनबो में आपने देखा होगा इंद्रधनुष जिसे हम कहते हैं, तो उसमें आप क्या देखते हैं, डिफरेंट जो कलर की रेडिएशंस होती हैं, डिफरेंट कलर की जो रेडिएशंस होती हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मर्ज हो रखी होती हैं। भाई ऊपर कलर रेड है, ठीक है, फिर कैसा कलर है, ऑरेंज है, फिर येलो है, ठीक है, ऐसे मतलब ये जो रेड और ऑरेंज है उसके बीच में कोई ऐसा गैप नहीं है जिससे आपको ये पता लग जाए भाई इनके बीच में सेपरेशन, मतलब ये बिल्कुल मर्ज हो रखी है, ये रेडिएशन और ये जो रेडिएशन है ये बिल्कुल मर्ज हो रखे हैं, इनके बीच में कोई किसी तरह का गैप नहीं है। अब गैप नहीं है तो इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा बोला जा रहा है। अगर आपकी रेडिएशंस में किसी भी तरह का कोई गैप नहीं है, वो बिल्कुल मर्ज होके चल रही हैं, तो बोला जाता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा होगा। अब लाइन स्पेक्ट्रा क्या होगा,
ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रा क्या होगा, देखिए लाइन स्पेक्ट्रा को समझिए बच्चों, ये तो आपका है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। अब लाइन स्पेक्ट्रा क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा में आप ये पढ़ते हैं बच्चों, लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा में आप क्या पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है, लाइन स्पेक्ट्रा जो होगा वो आपको कब देखने को मिलेगा, जब आपके पास कोई हॉट मेटल बॉडी है, ठीक है, तो पर्टिकुलर क्या कर रहा होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट कर रहा होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये सोर्स है मान लीजिए, और ये सोर्स हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास सोर्स है बच्चों। देखिए समझिए इस चीज़ को, मैंने क्या किया, बंसन फ्लेम ले लिया, ठीक है, और मैं हीट कर रहा हूं उसके ऊपर NaCl को, सोडियम क्लोराइड को, एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया या फिर एक कंटेनर में ले लिया, कैसे ले लिया मैंने, या फिर स्पैचुला में ले लिया डायरेक्ट, ठीक है। NaCl ले रखा है, उसको मैं हीट कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, एक सब्सटेंस लिया, मैंने एक सब्सटेंस लिया बच्चों, और मैंने उसको हीट करना शुरू कर दिया, मैंने उसको हीट करना शुरू कर दिया, हीट करना शुरू कर दिया, करता रहा करता रहा करता रहा। आपको पता है भाई सब्सटेंस क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद वो रेडिएशन एमिट करना शुरू कर देंगे। अब वो जो रेडिएशन एमिट हुई हैं, हाँ बेटा, वो जो रेडिएशन एमिट हुई हैं, वो रेडिएशन दोबारा से मैंने सीधी किसके ऊपर टकरा दी, यस, जो रेडिएशन है वो सीधी किसके ऊपर टकरा गई, आपके प्रिज्म से टकरा गई। मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्लिट लगा दी मैंने, तो यहाँ से जो बीम ऑफ लाइट है, बाकी जो रेडिएशन होगी वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये स्लिट के अंदर से ये रेडिएशन जाएगी, और ये रेडिएशन जब टकराती है प्रिज्म से, वो प्रिज्म से फिर क्या हो जाती है, बट जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, ठीक है। तो डिस्पर्स होने के बाद पिक्चर बिल्कुल मेरे को अलग दिखती है, पिक्चर मेरे को अलग दिखती है। क्या अलग दिखी, देखो ये क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर रेडिएशन को एमिट कर रहा है, ठीक है, ये वो रेडिएशन है। उसके बाद थोड़ा सा उन रेडिएशंस के बीच में गैप है, डार्क लाइन देखने को मिल रही है, अंधेरा बिल्कुल, ठीक है, मतलब अंधेरा है यहाँ पे, डार्क है, इसका मतलब यहाँ पे कोई रेडिएशन नहीं है, ठीक है। एक रेडिएशन ये है, उसके बाद एक रेडिएशन यहाँ पर आई, ठीक है, ये रेडिएशन है और फिर ये रेडिएशन है, बीच में डार्क लाइन है। इसका मतलब अब की बार जो स्पेक्ट्रा है कॉन्टिन्यूस तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मर्ज तो हो ही नहीं रही रेडिएशन, ये रेडिएशन मर्ज नहीं है आपस में, ठीक है। तो जब लाइन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो उसमें डार्क लाइन्स आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो रेडिएशन अब आपकी निकल रही थी फोटोग्राफिक प्लेट पर आई, ठीक है तो अब भी क्या, एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा मैंने आपको बताया, एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है कि जो डायरेक्ट आपके सोर्स से जो रेडिएशन आ रही है, उस रेडिएशन को आप प्रिज्म पे डाल दीजिए, और प्रिज्म से जो लाइट आगे जाके डिस्पर्स होगी फोटोग्राफिक प्लेट पर आएगी, उससे जो आपके पास स्पेक्ट्रा आएगा दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रा। अब एमिशन स्पेक्ट्रा आप दो तरीके का देख सकते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा और एक लाइन स्पेक्ट्रा। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा में जब रेडिएशन एक दूसरे के साथ बिल्कुल मर्ज होकर चलती हैं। लाइन स्पेक्ट्रा में आप क्या देखते हैं कि बीच में डार्क लाइंस होती हैं, कुछ गैप्स होते हैं। वो गैप्स किस वजह से होते हैं कि वो पर्टिकुलर वेवलेंथ वो एमिट ही नहीं कर रहे। भाई आपका जो NaCl है, आपका जो NaCl है, ये गारंटी थोड़ी ना हर एक वेवलेंथ को, हर एक रेडिएशन को एमिट करेगा। भाई कुछ उनमें से क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, ठीक है। भाई जो वेब ग्योर में आ रही हैं रेडिएशंस, ठीक है, उनमें से कुछ को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, बाकी नहीं आ रही। तो इस तरह का जब स्पेक्ट्रा आपको देखने को मिलता है दैट इज लाइन स्पेक्ट्रा। तो इसे आप क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं, ठीक है। तो हमें एमिशन स्पेक्ट्रा क्लियर है, एमिशन का मतलब क्लियर है, स्पेक्ट्रा का मतलब क्लियर। और स्पेक्ट्रा में हमने दो चीज़ें देखी, लाइन स्पेक्ट्रा क्या है और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा क्या है। अब जब हम लाइन स्पेक्ट्रा देख रहे हैं, लाइन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं हम, और हमने NaCl अगर लिया है, अगर हमने NaCl यूज़ किया है, तो मुझे इसमें एक पर्टिकुलर 5890 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ देखने को मिलती है, और एक मेरे को मिलती है 5890, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, मैंने जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसको ऊपर रखा है, जिसकी वेवलेंथ कम उसको नीचे रखा है। उसका कारण आप जानते हैं, वेवलेंथ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी कम एनर्जी कम, एनर्जी कम तो उसका डेविएशन कम, ठीक है।
नीचे देखिए वेवलेंथ कम, भाई उसके कंपेरिजन में तो कम ही है। अब वेवलेंथ कम है और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, उसके कंपेरिजन में तो ज़्यादा ही है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा होगी, किसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में, तो इसलिए नीचे डेविएट हो रही है। जितना ज़्यादा एनर्जी होगा रेडिएशन का उतना ज़्यादा वो डेविएट होती है, ठीक है। तो ये तो है आपका एमिशन स्पेक्ट्रा। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं बच्चों, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जब हम देखते हैं तो यहां पर क्या करता है, रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है, नाम से ही क्लियर है। तो यहां पर भी आपके पास सोर्स होगा, ये आपके पास सोर्स है जो रेडिएशन को एमिट कर रहा है। लेकिन अब जो ये रेडिएशन निकल रही होंगी, यस, ये जो रेडिएशन निकल रही होंगी उन रेडिएशन को डायरेक्ट प्रिज्म पे नहीं डाला जाएगा, बीच में कोई सब्सटेंस होगा। भाई मैंने NaCl का ही क्या कर लिया, सब्सटेंस ले लिया, NaCl का सॉल्यूशन ले लिया, या फिर मैंने NaCl के वेपर्स ले लिए, या कोई गैस ले ली, ठीक है। तो बेसिकली जो ये रेडिएशन है ये अब सब्सटेंस के अंदर से गुजरेगी, ठीक है। ये जो रेडिएशन है ये सब्सटेंस के अंदर से जाएगी। जब ये सब्सटेंस के अंदर से जाती है रेडिएशन, और फिर ये रेडिएशन जो क्या हुई है, एमिट हुई है, उसको मैंने प्रिज्म पर डालना है। प्रिज्म पर डालने के बाद फिर से आपको पता है जो रेडिएशन ये इसने बाहर निकाल दी होंगी उनको हम फोटोग्राफिक प्लेट पर पढ़ लेते हैं। तो पहले तो ये समझिए इस तरह का जो स्पेक्ट्रा होगा वो स्पेक्ट्रा आपका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मीन्स यहाँ पर जो रेडिएशन आप डाल रहे हैं उसमें बीच में कौन आ गया, उसमें बीच में आपका सब्सटेंस आ गया। पहले आपका सब्सटेंस नहीं था, सीधी डायरेक्ट किसके ऊपर जा रही थी, सीधी डायरेक्ट किसके ऊपर जा रही थी, प्रिज्म के ऊपर जा रही थी, प्रिज्म से फोटोग्राफिक प्लेट पर। अब की बार क्या है, रेडिएशन पहले जाएगी सब्सटेंस के अंदर से, सब्सटेंस के अंदर से जो रेडिएशन निकलेगी वो रेडिएशन बट जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी। अब जो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो पिक्चर आएगी उसे आप कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्यों कहेंगे, आइए देखते हैं। कि जब मैंने यहाँ पर वाइट लाइट डाली, यस बेटा, यहाँ पर जब मैंने वाइट लाइट डाली तो वाइट लाइट डालने के बाद इसने क्या किया, कुछ को निकाल दिया। निकालने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया फोटोग्राफिक प्लेट पर रेडिएशन तो आ रही है दोबारा से, लेकिन बच्चों कहीं कहीं पर डार्क लाइन आ गई, यस, यहाँ पर डार्क लाइन देखने को मिली, ठीक है, और फिर नीचे देखने को मिली, हो सकता है यहाँ पे दोबारा से देखने को मिल गई। तो इस स्पेक्ट्रम में कहीं कहीं कुछ रेडिएशन गायब थी। अब ये रेडिएशन गायब कैसे हुई होगी, भाई पहले तो यही वाइट लाइट को जब मैंने डाला था, जब मैं पीछे आपको कंटिन्यू स्पेक्ट्रा बता रहा था, ठीक है, उसमें जब वाइट लाइट को डाला था वो बट गई थी, विबग्योर में हमारे पास आ गया था। अब की बार भी वही वाइट लाइट है, लेकिन यहाँ पे विबग्योर नहीं बना। अब की बार कुछ डार्क लाइन्स है, इसका मतलब आपका सब्सटेंस कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है। आपका सब्सटेंस मैटर के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है, मैटर के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। मैटर के साथ इंटरेक्शन करेगा तो यहाँ पर ये समझा जा रहा है कि जो रेडिएशंस हैं, जो ये डार्क लाइन में आई हैं, मतलब यहाँ पे वो जो रेडिएशन है जो आनी चाहिए थी, जो मिसिंग है, वो कौन ले गया, वो आपका सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर गया, वो आपका सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर गया। आपके सब्सटेंस के जो एटम्स थे उन एटम्स ने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। इसलिए मैं क्या बोल रहा था, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, रेडिएशंस और मैटर का इंटरेक्शन है। रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट हुई है, यही स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो ये जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई, मैंने पता लगाया ये जो रेडिएशन थी, मैंने पता लगाया ये वही रेडिएशन थी जो यहाँ पर देखने को मिली थी। यस, यहाँ से वही दो रेडिएशन गायब हुई, जो हमें तब देखने को मिल रही थी जब हमने NaCl को हीट किया था। और उससे हीट करने के बाद जो रेडिएशन निकली थी, जो येलो लाइट निकली थी, ये जो आपके पास रेडिएशन है वो येलो कलर की होती है जब आप NaCl को करते हैं हीट। तो ये जो येलो कलर की रेडिएशन थी, यही रेडिएशन यहाँ पर मिसिंग थी। इसका मतलब दोनों ही आपको क्या करेंगे, सेम रिजल्ट देंगे। एमिशन स्पेक्ट्रा भी
और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी। अगर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का ही आप क्या कर रहे हैं, स्पेक्ट्रा देख रहे हैं, वो बेशक से एमिशन स्पेक्ट्रा हो या फिर वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो, ठीक है। पर्टिकुलर उसी रेडिएशन को क्या कर रहे होंगे, एब्जॉर्ब या एमिट कर रहे होंगे एक पर्टिकुलर सब्सटेंस, ठीक है। तो ये तो है आपका एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब आप सोचेंगे ये स्पेक्ट्रा हमें कैसे हेल्प करता है कि भाई किसी मैटर के अंदर सोडियम होगा या पोटाशियम होगा या कैल्शियम होगा या मैग्नीशियम होगा, हमें कैसे पता लगेगा। तो मैंने अभी आपको बताया जब हमने NaCl को यूज किया ना तो येलो कलर की लाइट ये प्रोड्यूस कर रहा था, और जब हमने इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखा तो उसमें लाइन जो येलो कलर की लाइन थी वो गायब हो चुकी थी। तो हमने क्या किया, NaCl को बदल दिया, अब की बार KCl यूज कर लिया, अब की बार KCl यूज करेंगे, ठीक है। अब की बार KCl यूज किया, KCl यूज किया, लाइट मैंने देखी, अब की बार येलो लाइट नहीं आई, अब की बार येलो नहीं आई, अब की बार कैसी आई, वॉयलेट आ गई। अब वॉयलेट आई है तो रेडिएशन भी जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होगी वो भी चेंज होंगी, वो नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये देखा जब हमने डिफरेंट सब्सटेंस लिए तो डिफरेंट रेडिएशंस आपको देखने को मिली। डिफरेंट रेडिएशन कहने का मतलब है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की या डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन क्या हो रही थी, या तो एब्जॉर्ब हो रही थी या एमिट हो रही थी। एक तरीके से ये क्या है, फिंगरप्रिंटिंग है। फिंगरप्रिंटिंग है किनकी, जैसे ह्यूमन बींग्स की फिंगरप्रिंटिंग होती है, ठीक है। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट होता है वो किसी और के साथ मैच नहीं होता है, इसी तरीके से इन द सेम वे जो आपके एटम्स होते हैं उनका जो स्पेक्ट्रोग्राफ आता है, ठीक है, वो उनका फिंगरप्रिंट होता है। सोडियम बार बार येलो ही प्रोड्यूस करता रहेगा, सोडियम बार बार येलो प्रोड्यूस करेगा। ऐसा नहीं है आने वाले 100 सालों बाद सोडियम येलो के बजाय ब्लू करना शुरू कर दे और पोटेशियम ब्लू की जगह या वॉयलेट की जगह पे येलो करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा सेम ऐसा ही चलता रहेगा। मतलब एटम की फिंगरप्रिंटिंग कह सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को, ठीक है। मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी से ऐसे पता लगाया जाता है कि भाई यही होगा। अब आप सोचेंगे कि भाई हमने कोई सब्सटेंस लिया, अब येलो लाइट आ रही है तो इसका मतलब मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई ये सोडियम ही है। अरे ये तो आप पता लगा सकते हैं ना कि आपने एक सोर्स क्या लिया है। हाँ, स्टार्टिंग मैंने सोर्स NaCl लिया तो कलर किसकी वजह से आ रहा होगा, सोडियम की वजह से आ रहा होगा, ठीक है। फिर KCl लिया, हाँ KCl लिया तो वॉयलेट कलर आ रहा है। अब हो सकता है आप सोचे भाई सोडियम क्लोराइड था, सोडियम क्लोराइड था तो सोडियम की वजह से बोल रहे हैं सर कलर, क्लोरीन की वजह से कलर क्यों नहीं आ रहा। अब अगर क्लोरीन की वजह से कलर होता तो वो NaCl और KCl दोनों में सेम आता, यस NaCl में भी सेम आता, KCl में भी सेम आता, क्योंकि कलर तो क्लोरीन की वजह से है। लेकिन कलर तो क्लोरीन की वजह से नहीं है, कलर तो किसकी वजह से है, मेटल की वजह से, आपका जो मेटल है, ठीक है। एक बार सोडियम है और एक बार पोटेशियम है, ठीक है। तो ये आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी है बच्चों, ठीक है। अब जब सबसे पहला जो स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया गया, सबसे जो पहला स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया गया वो हाइड्रोजन पार्टिकल्स का बनाया गया, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का ही क्यों लिया भाई, हाइड्रोजन का इसलिए ले लिया क्योंकि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल था। हाइड्रोजन का इसलिए लिया क्योंकि सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल था हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का अगर हम लेते हैं, यस स्पेक्ट्रोग्राफ अगर हम हाइड्रोजन का लेते हैं तो सबसे सिंपलेस्ट मिलना चाहिए। तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया, तो जब हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा पढ़ा, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन जब हमने पढ़ा तो उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिली। यस देखिए क्या था वो, जब आप हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं बेटा, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, ये सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है ना भाई। पीरियोडिक टेबल के अंदर, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे हल्का एलिमेंट तो यही है। तो इसी का स्पेक्ट्रोस्कोप ले लेते हैं, ठीक है। उससे हमें ये पता लग जाएगा भाई कि ग्राफ कैसा आता है। अब ये सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, इसी का ग्राफ ऐसा अटपटा आया, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आया कि उसको रिजोल्व करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन फाइनली उसको रिजोल्व किया गया और पता लगाया गया। तो उसमें देखा गया उसमें डिफरेंट रेडिएशंस थी। डिफरेंट रेडिएशंस कहने का मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी की या अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस थी, और वो रेडिएशंस की स्प्लिटिंग हो रही थी। मतलब ऐसा नहीं है कि जो रेडिएशन है वो सीधी जा रही है, वो रेडिएशन स्प्लिट हो रही थी, ठीक है। तो जब हमने
हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा पढ़ा तो उसमें ये देखा जो रेडिएशंस हैं उनकी स्प्लिटिंग हो रही है। भाई ये रेडिएशन है पर्टिकुलर 5 में बट गई, ठीक है, फिर ये रेडिएशन है, फिर ये ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक है। तो जो रेडिएशंस की स्प्लिटिंग थी उनको अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या दिया, उनके लिए फॉर्मूला दिया और उनकी वेवलेंथ को फाइंड आउट किया। तो हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में पढ़ते हैं लाइमन सीरीज, ये अलग अलग साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पर हैं। बाल्मर सीरीज, उसके बाद है पाश्चन सीरीज, फिर है ब्रैकेट सीरीज, फिर है पीफंड सीरीज। लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफंड, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ये 5 लेवल में आपको देखने को मिलेंगे, 5 लेवल में बच्चों, ठीक है, 5 लेवल में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आपने देखा कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है वो ही इतना कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, ठीक है। उसमें आपको लाइमन सीरीज देखनी है, बाल्मर सीरीज देखनी है, पाश्चन देखनी है, ब्रैकेट देखनी है। तो आपने जब ये लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफंड सीरीज को ऑब्जर्व किया तो ये देखा रेडिएशन स्प्लिट हो रही है। तो इन सीरीज में क्या था, इन सीरीज में रेडिएशंस थी डिफरेंट वेवलेंथ की। तो उनको कैलकुलेट किया गया, किस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया गया, रिडबर्ग फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, रिडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके ऊपर न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाएगा बच्चों। रिडबर्ग फॉर्मूला आप पढ़ते हैं बच्चों। रिडबर्ग फॉर्मूला क्या है? रिडबर्ग फॉर्मूला, रिडबर्ग ने फॉर्मूला दिया कि आप किसी भी सीरीज की रेडिएशन का, किसी भी सीरीज की रेडिएशन का या तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं या फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? वेव नंबर इक्वल टू आर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब क्या था ये? देखिए ये जो प्रोसेस चल रहा है ना 1890 में चल रहा है, 1890 में चल रहा है, तब तक एटम का अच्छे से क्लियर नहीं हुआ था। मतलब अलग अलग भाई हर जगह पे कोई अपने ही अपने लेवल पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उनसे रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहा था कि ये मतलब सबकी क्यूरियोसिटी थी कौन कैसे रिएक्ट करता है, कैसे होता है, कैसे ये रेडिएशंस आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, क्यों हाइड्रोजन ऐसी रेडिएशंस को एमिट कर रहा है। ठीक है, ये सब मतलब क्या था, क्यूरियोसिटी थी उन साइंटिस्ट के लिए कि भाई कैसे हो रहा होगा। तो आगे जाके हम जो पढ़ते हैं 1897 में आपने जे थॉमसन मॉडल पढ़ा, उसके बाद आगे जाके आपने पार्टिकल्स की डिस्कवरी देखी, भाई 1897 में इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद फिर प्रोटॉन है, फिर उसके बाद आपने देखा न्यूट्रॉन है, फिर नील्स बोर का एक्सपेरिमेंट है। तो ये उस वक्त यूज़ होगा फॉर्मूला। फिलहाल अब इसका मतलब आपको आधा समझ में आएगा, थोड़ा पेशेंस रखना है। जब नील्स बोर स्टार्ट होगा तब आपको ये लेवल समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नील्स बोर का जब मॉडल स्टार्ट होगा तो आपको ये लेवल समझ में आ जाएंगे। फिलहाल रिडबर्ग ने वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया, क्योंकि वेव नंबर तो आप जानते हैं, वेव नंबर किसके बराबर होता है? 1/λ। ठीक है, पहली बात तो ये। और जो आर है, आर फिक्स था। आर कितना फिक्स था? 1.09 × 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये आपके पास रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू थी। अगर आप इसे मीटर में लेते हैं देन इट विल बी 1.09 × 10⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये रिडबर्ग की वैल्यू आप पुट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली लैम्डा अगर आप निकाल सकते हैं तो आप फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वेव की ही प्रॉपर्टी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो लेवल्स थे N1 N2, ये लेवल क्या थे? साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया। भाई अलग अलग जो रेडिएशंस जो एमिट हो रही थी, तो उसमें देखा गया जब इस सीरीज़ की रेडिएशंस हैं, जब इस सीरीज़ की रेडिएशन है और उन रेडिएशन की जब वेवलेंथ कैलकुलेट करी तो फिर वहाँ से कंक्लूजन ये निकाला कि ये जो n की वैल्यू है 1, N1 जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी, मतलब 1 लेवल से। और जो N2 की वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है? 2, 3, 4,
5 6 ऐसे सो ऑन। ठीक है, अब इसका मतलब नहीं समझ में आएगा, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, फिर आपको क्लियर होगा ये लेवल्स क्या है। थोड़ा सा अगर आपको मैं बताता हूँ तो आपको थोड़ा सा रिलेट चलो मैं करवा देता हूँ। देखिए था क्या, जो आपका एटम था ना उसमें अलग अलग लेवल थे, सर्कुलर ऑर्बिट्स थे। तो एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से पहला जो शेल है, ठीक है, उसको आप के बोलते हैं, फिर एल आ जाता है, फिर एम आ जाता है, फिर एन आ जाता है। तो ये वही लेवल हैं, ये वही लेवल हैं कि पहले लेवल से इलेक्ट्रॉन जब दूसरे में जाएगा या तीसरे में जाएगा या चौथे में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जाने के बाद पहले लेवल से 5वें लेवल में पहुंच गया मान लो, ठीक है, 1 2 3 4 5वें लेवल में पहुंच गया। तो 5वें लेवल में कब तक रहेगा, जब तक रेडिएशन उसको मिल रही है। जैसे ही रेडिएशन आपने स्टॉप की, जैसे ही आपने एनर्जी को देनी बंद करी, वो 5वें लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप होके नीचे आएगा। तो जब वो नीचे आता है तो वो रेडिएशन को क्या कर देता है, एमिट कर देता है। उस एमिट हुई रेडिएशन की वेवलेंथ हम देखते हैं लाइमन सीरीज में आती है, ठीक है। तो ये मतलब था इसका। तो आप ये देखते हैं लाइमन सीरीज में n1 की वैल्यू क्या है, 1 है। जब बाल्मर सीरीज में करेंगे, बाल्मर सीरीज में देखेंगे तो n1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। राइट कर देता हूँ यहाँ पर n1 की वैल्यू राइट कर देता हूँ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ठीक है। मतलब ये अलग अलग सीरीज में जो आपको रेडिएशन मिलेंगी उसमें n1 की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। अब n1 से जो n2 होगा, n2 ऑफ कोर्स इस लेवल से बड़ा होगा, ठीक है। वो लेवल हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो या सो ऑन। इसी तरीके से यहाँ पर 3 4 5 सो ऑन। इसी तरीके से यहाँ पे 4 5 6 सो ऑन। इसी तरीके से यहाँ पर 5 6 7 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे चलेगा बच्चों। तो ये आपका रिडबर्ग फॉर्मूला है, ठीक है। और रिडबर्ग फॉर्मूला बना कि भाई जब हाइड्रोजन का आपने स्पेक्ट्रा पढ़ा तो उसमें जो रेडिएशंस एमिट हो रही थी वो जो रेडिएशंस थी वो अलग अलग सीरीज में आ रही थी, ठीक है। मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने उनको क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, स्टडी किया था, उनकी वेवलेंथ कैलकुलेट की थी और वहाँ से उनका लेवल फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो वो लेवल हम देखते हैं कि जब लाइमन सीरीज़ की बात होती है तो लेवल क्या होता है 1, n1 क्या होता है 1, n2 क्या होता है 2 3 4 5 कुछ ऐसे हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से बाल्मर सीरीज जब पढ़ते हैं तो n1 2 मतलब सेकंड लेवल और n2 क्या हो सकता है 3rd 4th 5th कुछ ऐसे हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से आगे पास्टन आ जाता है, फिर ब्रैकेट आ जाता है, फिर पी फंड आ जाता है। फिर ये और देखा जाता है कि जो आपकी ये लाइमन सीरीज की जो रेडिएशंस होती हैं यूवी रेडिएशंस होती हैं, ये यूवी रेडिएशंस होती हैं बच्चों, ये यूवी रेडिएशंस होती हैं, समझिए इस चीज़ को, ये यूवी रेडिएशंस है। उसके बाद जो बाल्मर सीरीज में आती हैं वो विजिबल रेडिएशंस होती हैं, विजिबल रेडिएशन, ठीक है। उसके बाद जो पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पी फंड सीरीज में रेडिएशंस आती हैं वो कौन से रीजन में लाई करती हैं, इंफ्रारेड में लाई करती हैं। अब कुछ समझ में आएगा आपको, देखिए यूवी रेडिएशन, विजिबल, इंफ्रा। अब अगर आपको याद हो, यस अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था, कॉस्मिक रेज थी, उसके बाद गामा रेज थी, उसके बाद एक्स रेज थी, उसके बाद क्या थी यूवी रेज थी, उसके बाद क्या थी विजिबल थी, उसके बाद क्या थी इंफ्रारेड थी। हाँ भाई ऐसा था ना, ऐसा था ना। और हमने पढ़ा था भाई जैसे जैसे हम कॉस्मिक से रेडियो वेव की तरफ चल रहे हैं, आगे क्या है माइक्रोवेव आ जाएगी, उससे अगली क्या है रेडियो वेव आ जाएगी, यही तो होगा ना। तो आगे आगे जैसे हम चलेंगे आप ये देखते हैं कि वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो रेडिएशन की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी ना। तो आप समझिए इस चीज़ को, ये फॉर्मूले से समझिए, मतलब ये लेवल्स हैं भाई। आप ये देखिए पहला लेवल है, ये दूसरा लेवल है, ये तीसरा लेवल है, ये चौथा लेवल है, ये 5वां लेवल है, ऐसे है, ऐसे चल रहा है अपना। तो देखिए ये आपका कौन सा लेवल है, लाइमन सीरीज का, लाइमन सीरीज का लेवल है। हाँ भाई इलेक्ट्रॉन दूसरे से इसमें आ सकता है, तीसरे से इसमें आ सकता है, चौथे में आ सकता है, 5वें में, मान लो 5वें से इसमें आ रहा है, तो एनर्जी क्या करेगा, कितने रेडिएट करेगा, एनर्जी इतनी रेडिएट करेगा जो भी है। मतलब एनर्जी मतलब 1 से 5 में गया होगा तो बहुत एनर्जी ली होगी,
और जब 5 से 1 में आएगा तो बहुत एनर्जी लूज़ भी करी होगी, और बहुत एनर्जी लूज़ करी होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, वेवलेंथ कम। इसलिए लाइमन सीरीज कहाँ पर लाई कर रही है? यूवी रेडिएशन में लाई कर रही है। अगले में आ गए, लेवल बढ़ गया, अब 5 में से दूसरे में आए, 5 में से दूसरे में आए तो दूसरे से 5 में जाओगे या 5 में से दूसरे में आएंगे तो एनर्जी पहले के कंपैरिजन में क्या होगी? यस, पहले के कंपैरिजन में क्या होगी? आप खुद देख लीजिए, क्या होगी? कम होगी ना। तो कम हो जाती है तो एनर्जी कम, मतलब यूवी से किस में सरक गया? यूवी से किस में आ गया? विजिबल में आ गया। आगे और बढ़े, आगे और बढ़े, पास्चन पर आ गए, ब्रैकेट पर आ गए, पीफंड पर आ गए, तो वेवलेंथ और बढ़ गई, वेवलेंथ और बढ़ गई तो फ्रीक्वेंसी और कम हो गई। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ बढ़ती जा रही है तो रीजन क्या होते हैं? चेंज होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ऐसा आप देखते हैं। तो ये हमने स्पेक्ट्रा पढ़ा है, और स्पेक्ट्रा में रिडबर्ग फॉर्मूला क्या है? रिडबर्ग फॉर्मूला में मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट आर की वैल्यू बताई है, n1 n2 आपको बताया है, वेव नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और वेव नंबर से आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, और वेवलेंथ से आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाता है? इसके बाद आ जाता है बेटा लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड। अब लिमिटेशंस तो आपको क्लियर ही हैं। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन मैं आपको पहले ही बता के चला हूँ कि इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहा है तो धीरे 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 क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नज़दीक आता जाएगा, इट विल वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, एंड फाइनली क्या होगा? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में जाके मिल जाएगा तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब अगर ऐसा है तो एटम स्टेबल कैसे है? अब ये स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया आपका रदरफोर्ड, तो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए कौन आ रहा है? नील्स बोर का मॉडल आ रहा है। अब नील्स बोर का जो मॉडल हम पढ़ेंगे वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज स्पेक्ट्रा आपको अच्छे से पढ़ना है, लिख लेना है, और उसके बाद रिडबर्ग फॉर्मूला के ऊपर जो आज आपको मैं न्यूमेरिकल भेज रहा हूँ, ठीक है, वो आपको ज़रूर सोल्व कर लेने हैं बच्चों। ठीक है, रिडबर्ग फॉर्मूला के ऊपर वैल्यूज़ मैं बता चुका हूँ, जो आपका फॉर्मूला है वो मैं आपको बता चुका हूँ। उस पर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स मैं ऑनलाइन क्लास में भी कराऊंगा, और उसके बाद आपको जो ये क्वेश्चन मिलेंगे असाइनमेंट में, ठीक है, रिडबर्ग फॉर्मूला के ऊपर, वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम नील्स बोर करेंगे। ठीक है।